तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जो अपना है वो है जॉन्डिस। ठीक है, टॉपिक का नाम है जॉन्डिस, जो कि एक बीमारी है। आज इसके बारे में देखिए, जनरली हम लोग जॉन्डिस पीलिया जो है जनरली सुनते हैं, समझते हैं। अगर एक वर्ड में सबके दिमाग में क्या होगा जॉन्डिस के बारे में, कि शरीर में स्किन में पीलापन देखने को मिलता है, आँख में पीलापन देखने को मिलता है, यूरिन में देखने को मिलता है। हम लोग इतना बात जनरली जॉन्डिस के बारे में जानते हैं। और ये भी सब जानता होगा कि जॉन्डिस लीवर का डिजीज़ है। तो आज हम लोग इन जो आप बात जान रहे हैं जॉन्डिस के बारे में, आप क्या जान रहे हैं? स्किन का डिजीज़ है, पीला देखने को मिलता है, आँख में पीलापन देखने को मिलता है, लीवर का डिजीज़ है। इतना बात को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसको फील करेंगे कि कैसे वो लीवर का डिजीज़ है, क्यों हमारा स्किन में पीलापन आता है। तो इन सारी बातों को देखेंगे हम किस में, जॉन्डिस में। ध्यान दीजिएगा, इजी लैंग्वेज में सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम 1-2 मिनट टाइम देते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग उसका डिफिनीसन देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि है क्या। उसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किसी का ब्लड रिपोर्ट देख के हम कई बता सकते हैं कि जॉन्डिस उस व्यक्ति में है कि नहीं, ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब हमारे शरीर में नॉर्मल कंडीशन में क्या होते रहता है, और उस कंडीशन में अगर कुछ डेविएशन होता है तो कैसे हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है। मतलब कि इसमें हम लोग देखेंगे कि जॉन्डिस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ जॉन्डिस। डिफरेंट मेनली हम लोग को 3 पढ़ना है अपने सिलेबस के बेसिस पे। तो 3 टाइप के जॉन्डिस देखेंगे, तीनों के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसी सामने वाले पेशेंट का रिपोर्ट और ब्लड देख के इसको पढ़ने के बाद हम लोग सक्षम हो जाएंगे कि रिपोर्ट देख के हम बता सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में जॉन्डिस तो है, लेकिन उसमें भी किस टाइप का है। तो जब हम लोग टाइप ऑफ जॉन्डिस पढ़ लेंगे तो हम लोग इसके लिए सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है जॉन्डिस वाले पेशेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कि अगर हमारे सामने एक कोई पेशेंट आता है तो उनमें हम क्या क्या देख के और क्या क्या चेक करके हम बता सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में जॉन्डिस है कि नहीं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये भी ज्ञान हमको आ जाएगा। लास्ट में हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स हम लोग के सामने अगर जॉन्डिस का पेशेंट आ गया है तो क्या करना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे, फिर सीखेंगे कैसे होता है, फिर सीखेंगे कि कितने टाइप का है, फिर देखेंगे कि कैसे एसेस करते हैं कि सामने वाले पेशेंट में जॉन्डिस है या नहीं। अगर सामने वाले पेशेंट में जॉन्डिस मिल गया है तो एज ए नर्स हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग को इतना ही ओवरऑल मोटा मोटी बात देखना है। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन। तो सबसे पहले डिफिनीशन क्या बोलता है कि जॉन्डिस एल्सो नोन एज लैक्टेरस। जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? देखो, जॉन्डिस सब जानता है, अगर जॉन्डिस सब समझता है, सब जानता है, लेकिन इस वर्ड को ध्यान देना है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान देना है। ये वर्ड क्या है? लैक्टेरस। तो जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? लैक्टेरस। देखो, इसके बारे में पूरा दुनिया जानता है, लेकिन ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, तो इसके बाद इस वर्ड पर जोर देना है। ठीक है, जब आप नोट्स बनाइएगा तो इसको हाईलाइट कीजिएगा। तो जॉन्डिस एल्सो नोन एज लैक्टेरस इज ए येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा that is white part of the eye and mucous membrane caused by hyperbilirubinemia, excess bilirubin in the blood। जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन में है, जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन का येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, और स्किन के साथ साथ कहाँ पे? स्क्लेरा पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि अपने बकल कैविटी में जो मेम्ब्रेन है, जो अपने नाक के अंदर में मेम्ब्रेन है, जो जीआईटी को कवर किया हुआ है, उन सब मेम्ब्रेन जो हम जनरली हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पाया जाता है जहाँ मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। मतलब वो पार्ट सूखा ना रहे। जैसे हमारा बक्कल कैविटी है, मुंह सूखा नहीं रहना चाहिए, नोज का कैविटी है वो सूखा नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर क्या पाया जाते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन।
तो जॉन्डिस में क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो स्किन येलो हो जाता है, दूसरा स्क्लेरा येलो हो जाता है, और तीसरा म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो हो जाता है। इसका रीजन क्या है, हाइपर बिलीरुबिनिया। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में जब बढ़ जाता है तो ये देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो डेफिनेशन सिंपल में क्लियर हुआ कि भाई साहब जॉन्डिस क्या है। तो जॉन्डिस इज द, इसका दूसरा नाम याद रखना है लेक्टेरस, इस वर्ड पर हम हाईली फोकस कर रहे हैं। तो जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज लेक्टेरस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा that is white part of the eye and mucous membrane caused by hyperbilirubinemia, excess bilirubin in the body। अब देखते हैं हमारे बॉडी में नॉर्मल बिलीरुबिन का क्या लेवल होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अब प्लाज्मा क्या है, तो देखो हमारा ब्लड दो चीज़ से बना हुआ है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और दूसरा जो पार्ट होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है। तो प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हो तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम। तो हमारा बॉडी में नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन लेवल कितना होता है, 0.2 to 1.2 mg पर DL। इतना वैल्यू को ध्यान में रखना है, नॉर्मल इतना ही पाया जाता है। लेकिन जॉन्डिस में कितना पाया जाता है, विजिबल जॉन्डिस अपीयर्स व्हेन लेवल एक्सीड 2 to 2.5 mg पर डेकालीटर। तो नॉर्मल कितना है, नॉर्मल ध्यान देना है, नॉर्मल वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। नॉर्मल कितना है, 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेकालीटर क्यूब। अब अगर कितना से ज़्यादा हो गया, मतलब अगर 2 to 2.5 से ज़्यादा हो गया तो सामने वाले पेशेंट में जॉन्डिस का सारा लक्षण देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला डिफिनीशन देखे कि जॉन्डिस क्या है, तो जॉन्डिस इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन काउज्ड बाय हाइपरबिलिरुबिनिया। नेक्स्ट हम लोग देखे कि नॉर्मल सीरम में बिलिरुबिन कितना पाया जाता है, तो 0.2 से लेके 1.2 तक। विजिबल जॉन्डिस मतलब कब हमारे बॉडी में जॉन्डिस दिखने लगेगा, जब बिलिरुबिन का मात्रा कितना हो जाएगा, 2 to 2.5 mg पर DL। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन में हम लोग 3 बात देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कहने का मतलब हुआ मैकेनिज्म, हमारे बॉडी में क्या चलते रहता है, कैसे चलते रहता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में जनरली क्या होते रहता है, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 122। फिर ये जाके स्प्लीन में टूटता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो सबसे पहला है कि आरबीसी का ब्रेक डाउन होते रहता है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है और हेल्दी प्रोसेस है। 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्टाइल है, इसका ब्रेक डाउन होगा तो क्या होता है, तो ये अपना आरबीसी हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये अपना आरबीसी है, ओके ये आरबीसी हो गया, इसका ब्रेक डाउन हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओल्ड आरबीसी ब्रेक डाउन इन द स्प्लीन एंड रिलीज हीम। जब आरबीसी टूटता है स्प्लीन में तो क्या रिलीज करता है, हीम को रिलीज करता है। अभी हम लोग सब देखेंगे हीम क्या है क्या नहीं, ये सब देखेंगे। तो यहाँ हम स्प्लीन बना दिए हैं और वहाँ पर दर्शाए हैं कि हीम टूट रहा है। ठीक है, ये फिगर यही शो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा आरबीसी नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले, मतलब 2, 3, 4 में जाने से पहले थोड़ा सा आरबीसी ब्रेकडाउन के बारे में देखते हैं। अभी तो सिंपल में हम लोग देख लिए कि आरबीसी टूटता है स्प्लीन में और रिलीज करता है हीम। अब थोड़ा सा इसके बारे में आरबीसी डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम लोग को अगर हम लोग फील कर लेते हैं तो जॉन्डिस अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं आरबीसी। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, तो आरबीसी जब टूटता है तो रिलीज करता है हीमोग्लोबिन। क्या बोले, जब आरबीसी टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में ये जी लिख रहे हैं। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, आरबीसी से टूट के कौन बना, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो 2 पार्ट में टूटता है, पहला हीम, दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आरबीसी टूटा तो हीमोग्लोबिन बनाया। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक हीम एक
ग्लोबिन। अब देखते हैं कि हीम का क्या होगा और ग्लोबिन का क्या होगा। ग्लोबिन मतलब क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए ग्लोबिन यूज वर्ड करते हैं, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड है। तो देखते हैं कि सबसे पहले ग्लोबिन का क्या होता है। तो जो ग्लोबिन है वो प्रोटीनिशियस पार्ट है, तो इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड री यूज्ड बाय बॉडी फॉर न्यू प्रोटीन। ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट था, ये प्रोटीन था, ये फिर से किस में ये ग्लोबिन किस में टूट जाएगा, ये ग्लोबिन टूट जाएगा अमीनो एसिड में, और इस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी नए प्रोटीन को बनाने के लिए यूज कर लेगा। तो जब आरबीसी टूटा किसमें, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन टूटा दो चीज़ में, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन फिर किस में टूट गया, अमीनो एसिड में, और इस अमीनो एसिड जो टूटा है इसको हमारा बॉडी फिर से यूज कर लिया नया प्रोटीन बनाने में। ठीक है, अब बच गया हीम। हीम क्या होता है, हीम को बोलते हैं आयरन पार्ट, जिसमें आयरन रहता है। तो जो हीम भी दो पार्ट में टूटता है। हीम कितने पार्ट में टूटा, दो पार्ट में, पहला आयरन, दूसरा पोरफायरिन। तो जो आयरन होता है वो Fe+2 के रूप में पाया जाता है। तो इसका क्या होता है, स्टोर इन लीवर, बोन मैरो, रिसाइकल फॉर न्यू आरबीसी। ये हमारे लीवर और बोन मैरो में जाके स्टोर हो जाता है, और जब नया आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर इसको Fe+2 को यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हीम टूटा था दो पार्ट में, सबसे पहला आयरन और दूसरा पोरफायरिन। तो आयरन का तो यूज हो गया। अब देखते हैं कि पोरफायरिन क्या क्या हो रहा है। तो पोरफायरिन क्या है, वेस्ट पार्ट है। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, बिलीवर्डिन में। पोरफायरिन किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन में, जिसका कलर होता है ग्रीन। फिर ये बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, जिसका कलर होता है येलो। ध्यान दीजिएगा, बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन है। बिलीवर्डिन का होता है ग्रीन कलर और बिलीरुबिन का क्या होता है, येलो कलर। ठीक है, तो अब हम लोग आरबीसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ गया। हम किसी को भी समझा सकते हैं एक लाइन में कि भैया जब आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन निकलता है। वो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटता है, हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन है, फिर ये ग्लोबिन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, और इस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी नया प्रोटीन बनाने के लिए यूज कर लेता है। बोला बहुत बढ़िया। तो बताइए दूसरा पार्ट। तो दूसरा जो जिस तरह हीमोग्लोबिन टूटा अमीनो एसिड में, उसी तरह हीम भी दो पार्ट में टूटता है, आयरन में और पोरफायरिन में। तो आयरन हमारा स्टोर हो जाता है लीवर और बोन मैरो में, और फिर इसको हमारा बॉडी नया जब आरबीसी बनता है तो रीयूज कर लेता है। अब जो सेकेंड पार्ट है पोरफायरिन, इसको हमारा बॉडी रीयूज नहीं करता है। तो पोरफायरिन जो हो गया वेस्ट पार्ट हो गया। तो ये पोरफायरिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीवर्डिन में, जो कि ग्रीन कलर का है। फिर ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि येलो पार्ट है। तो ये हम लोग देखिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। जब हमारे शरीर में किसी भी आरबीसी का 120 दिन होता है तो ये नेचुरल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप आरबीसी का डिस्ट्रक्शन फील आया होगा। यहाँ पे डायग्राम भी दर्शा सकते हैं कि ये आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन। अच्छा, आपको हम 4-5 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिए सबसे पहले आपको दिए हीम, उसके बाद दिए ग्लोबिन, उसके बाद दिए आपको अमीनो एसिड, उसके बाद दिए आयरन, इसके बाद दिए पोरफायरिन। तो एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें सारा यूज हो रहा है एक्सेप्ट पोरफायरिन के। पोरफायरिन को छोड़ के जितने भी हैं, जितने भी टूटे हुए जो बने हैं वो सब यूज हो रहे हैं, लेकिन पोरफायरिन यूज नहीं हो रहा है। तो बस इतना, यही पोरफायरिन क्या करवाएगा, हमारे बॉडी में जॉन्डिस करवाएगा। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक, अब पैथोलॉजी देखो फील आएगा। तो सबसे पहला हम लोग देख लिए आरबीसी का ब्रेकडाउन, ओल्ड आरबीसी ब्रेकडाउन इनटू स्प्लीन, रिलीज हीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हीम दो पार्ट में टूटेगा, आयरन और पोरफायरिन में। अब सेकेंड आते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहाँ पर दो वर्ड आएगा, एक कॉन्जुगेटेड एक अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में इंफॉर्मेशन है, हीम कन्वर्टेड टू अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। देखो यहाँ पर शॉर्ट में करके बता दिया है। बीच में कौन सा आएगा, वो बिलीवर्डिन ग्रीन पार्ट वाला, वो ग्रीन वाला यहाँ नहीं लिखा है, डायरेक्ट नोट्स चल रहा है, लेकिन अब हम लोग को पता है इसलिए समझ सकते हैं कि ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन डायरेक्ट हीम से नहीं बना है। बीच में एक इस हीम और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बीच में एक और कंपाउंड था जिसका नाम है बिलीवर्डिन।
वर्डिन जो कि ग्रीन कलर का था, लेकिन ठीक है चलता है उतना। तो हीम कन्वर्टेड टू अनकंजुगेटेड बिलीवर्डिन जो कि होता है फैट सोल्यूबल और टॉक्सिक। ये हीम कन्वर्ट हुआ था बिलीवर्डिन में जो कि ग्रीन था, फिर ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ध्यान दीजिएगा, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, टॉक्सिक होता है, मतलब हमारे बॉडी के फैट में ये सोल्यूबल हो जाएगा और हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, नेक्स्ट अब तीसरा है लीवर प्रोसेसिंग। अब लीवर कंजुगेटेड, अब इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ चला जाएगा? लीवर के पास चला जाएगा। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो कि टॉक्सिक था और फैट सोल्यूबल था, ये कहाँ चला जाएगा? लीवर के पास चला जाएगा। लीवर इसको कन्वर्ट कर देगा अनकंजुगेटेड से कॉन्जुगेट्स में। ये अनकंजुगेट्स था और लीवर इसको बना देता है कॉन्जुगेट्स, तो वही है लीवर प्रोसेसिंग करता है, लीवर अपना काम करता है। तो लीवर कंजुगेट इट्स मेक इट्स वाटर सोल्यूबल। पहले जब अनकंजुगेटेड था तो ये फैट सोल्यूबल और टॉक्सिक था, लेकिन फिर ये लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? कॉन्जुगेट में, जो कि होता है वाटर सोल्यूबल। अब जब वाटर सोल्यूबल हो गया है तो फोर्थ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटेड वाया वाइल इनटू इंटेस्टाइन। फिर ये लीवर से कहाँ चला जाएगा? बाइल, गॉल ब्लैडर के पास चला जाएगा। ठीक है, लीवर ही बाइल बनाता है। बाइल, अच्छा बाइल के बारे में देख लेते हैं, इसको इस पॉइंट को बाद में देखते हैं। एक्सक्रीशन वाले पहले बाइल देखते हैं। यहाँ पर बढ़ाया बाइल। बाइल क्या है? बाइल एक ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल क्या है? एक हल्का सा हरे रंग का, हरे और पीला रंग का एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो कि बनाता लीवर है। बाइल को कौन बना रहा है? लीवर। लेकिन फिर ये स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से ये फिर ये कहाँ चला जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में। तो वही है कि यहाँ पर वर्ड है कि तो अगर बाइल की कंपोजिशन देखें, क्या हम लोग देख रहे हैं बाइल की कंपोजिशन की बाइल में होता क्या क्या है? तो वाटर होता है 97%, उसके साथ उसमें बाइल साल्ट पाया जाता है, प्लस बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में कौन कौन आ गया? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पहले बिलीवर्डिन बनता है, बिलीवर्डिन से कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन दो टाइप का होता है, अनकंजुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर का और ये होता है येलो कलर का, प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। तो बाइल के बारे में थोड़ा बहुत फील आ गया कि बाइल क्या है। तो ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव फ्लूइड है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। इसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या पाए जाएंगे? अब ये गॉल ब्लैडर से हम कल चला जाए, गॉल ब्लैडर के जो डक्ट होते हैं, सिस्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, उसके द्वारा यह कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में। कौन कहाँ चला जाता है? कॉन्जुगेटेड वाला। ठीक है, तो एक्सक्रीटेड भैया बाइल इन इंटेस्टाइन। और जब ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फिर ये यूरिन के सहायता से निकलेगा और स्टूल के सहायता से निकलेगा। अगर यूरिन के सहायता से, अगर यूरिन के साथ निकल रहा है तो किस रूप में निकलेगा? यूरोबिलिनोजेन के रूप में। ठीक है, और अगर स्टूल के साथ निकल रहा है तो स्ट्रेकोबोलिन के रूप में निकलेगा। ठीक है, स्टर्कोबिलिन के रूप में। ठीक हो, अब इतना समझ में आया, घोच पोछ हो गया है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखें कि आरबीसी ब्रेक डाउन होगा। आरबीसी कहाँ ब्रेक डाउन होगा? स्प्लीन में। तो ये टूटा किस में? हीम में। अब वो ग्लोबिन वाला पार्ट को हम लोग जो मतलब रीयूज हो रहा था, कौन कौन यूज हो रहा था? ग्लोबिन यूज हो रहा था, Fe+2 वाला यूज हो रहा था, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। जो मेन जॉन्डिस करवाएगा सिर्फ उसको ध्यान में देख रहे हैं। तो आरबीसी टूटा, कहाँ टूटा भैया? स्प्लीन में टूटा। किस में टूटा? हीमोग्लोबिन में टूटा। हीमोग्लोबिन किस में टूटा? हीम में टूटा। हीम किस में कन्वर्ट हो गया? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। हीम किस में कन्वर्ट हो गया? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। फिर से बता रहे हैं, आरबीसी टूटा कहाँ? स्प्लीन में। ये किस में कन्वर्ट हुआ? हीम में। हीम किस में कन्वर्ट हुआ? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। लीवर इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। फिर यहाँ से कहाँ चला गया? ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब चला गया तो फिर ये यूरिन और स्टूल के सहायता से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है।
ये सब बातें हो रही है नॉर्मल कंडीशन में। टूटा और बाहर निकल गया। अगर यूरिन से निकल रहा है तो किस रूप में निकलेगा? यूरोबिलिनोजेन के रूप में। अगर स्टूल से निकल रहा है तो स्टेरोबिलिन के रूप में। अब इस पाथवे में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये ना ही यूरिन के साथ निकलेगा, ना ही स्टूल के साथ निकलेगा, ये हमारे ब्लड में ही घूमते रहेगा। ठीक है। अब इतने प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए, या तो हमारा लीवर उसको कन्वर्ट नहीं कर पावे, या उसको बाइल इंटेस्टाइन में नहीं भेज पावे, या लीवर से पहले ये बहुत टूट रहा है, लीवर का क्षमता है कुछ और कन्वर्ट करने का, लेकिन हमारे बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन और ज़्यादा हो रहा है, तो इन सारे कंडीशन में जो बीमारी होगा उसी का नाम है जॉन्डिस। पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुआ? हमारे शरीर में आरबीसी टूटता है, यूरिन और स्टूल के मदद से निकलता है। बीच में अपना काम कौन कौन कर रहा है? लीवर, इंटेस्टाइन। इन सब में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो ये बिलीरुबिन जो बिलीरुबिन है ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमारे शरीर के ब्लड में ही ये घूमते रहेगा। और ये घूमते रहेगा तो इसका कलर क्या था? बिलीरुबिन का येलो, इसलिए येलो कलराइजेशन ऑफ द स्किन हो जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं? इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन देख लिए, दूसरा पैथोफिजियोलॉजी देख लिए। पैथोफिजियोलॉजी 4 प्रोसेस में है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हमको फील आना चाहिए। देखो इसको एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉन्डिस। हम लोग देखें कि अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। तो जॉन्डिस कितने टाइप का हो सकता है? तो सबसे पहला जो जॉन्डिस का टाइप है उसको बोलते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक मतलब लीवर, और प्री मतलब लीवर के पहले में ही कुछ गड़बड़ी आ रहा है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसका डिफिनीशन क्या करता है? अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, द लीवर इज हेल्दी बट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन प्रोड्यूस। अगर हमारे बॉडी में, अगर किसी के बॉडी में या हमारे बॉडी में कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारा लीवर हेल्दी है, हमारा लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं है फिर भी हमारे लीवर का एक लिमिट होगा। मान लेते हैं कि 100 यूनिट अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है 500 यूनिट। तो उस कंडीशन में जो बीमारी होगा, जो लीवर पर अमाउंट का ओवरलोड आ जाएगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्री हेपेटिक जॉन्डिस। मतलब इसमें लीवर में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे बॉडी में आरबीसी का इतना ब्रेकडाउन हो रहा है कि लीवर बेचारा उसको कन्वर्ट कर पा ही नहीं रहा है। और अगर लीवर कन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर ये बाइल के सहायता से इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी से नहीं निकलेगा, तो फाइनली ये हमारे बॉडी में घूरते रहेगा। इससे हमको जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे प्री हेपेटिक जॉन्डिस या हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसका डिफिनीशन क्या है? अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, द लीवर इज हेल्दी बट ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन प्रोड्यूस। इसका इटियोलॉजी अगर काउजेज की बात करें तो मलेरिया या तो हो जाए, या तो सिकल सेल एनीमिया हो जाए, या इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। या तो व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, या सिकल सेल एनीमिया हो जाए, या इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जो हम लोग ब्लड देते हैं सामने वाले पेशेंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लेके तो मैच करवाते हैं, अगर वो अनमैच ब्लड दे दिए, किसी का AB पॉजिटिव था उसको कोई और दे दिए, चाहिए था कुछ और, तो उस कंडीशन में भी हमारे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ से देखो एक जानकारी एक्स्ट्रा हम लोग को मिल रहा है कि मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया और इनकम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब अगर लैब फाइंडिंग की बात करें तो अगर आप ब्लड रिपोर्ट देखिएगा तो हाई अनकंजुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन देखने को मिलेगा। अनकंजुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं और कंजुगेटेड को डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं और कंजुगेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। तो जब आप ब्लड रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा रहेगा। बता सकते हो क्यों? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का मात्रा इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि लीवर तो सही है, लेकिन इसके पास क्षमता था कि 100 ग्राम को कन्वर्ट करेगा,
लेकिन हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है 500 ग्राम, तो ये तो 100 ग्राम को कन्वर्ट करेगा। 400 ग्राम तो हमारे बॉडी में अनकंजुगेटेड रूप में ही रहेगा, इसलिए हमारे बॉडी के ब्लड में अनकंजुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पहला क्या हो गया, प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक मतलब अब लीवर का प्रॉब्लम हो गया, इसको बोलते हैं हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटिक मतलब लीवर और हेप्टो मतलब सेलुलर मतलब लीवर के सेल वाला जॉन्डिस। तो इसका डिफिनीशन क्या है, अकर्स ड्यू टू डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ लीवर सेल। हेपेटोसाइट, लीवर सेल का दूसरा नाम क्या होता है, हेपेटोसाइट बोलते हैं। द लीवर लूजेज द एबिलिटी टू कंजुगेट एंड एक्सक्रीट बिलीरुबिन। इसमें क्या हो गया, हमारे लीवर में ही कोई प्रॉब्लम हो गया है और लीवर के जो सेल अनकंजुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बना रहे थे वो ये काम करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में जो जॉन्डिस होगा उसको बोलेंगे हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो सिंपल डिफिनीशन है, अकर्स ड्यू टू डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ द लीवर सेल दैट इज हेपेटोसाइट, द लीवर लूजेज द एबिलिटी टू कॉन्जुगेट एंड एक्सक्रीट द बिलीरुबिन। अगर इसका इटियोलॉजी और काजेज जाने तो वायरल हेपेटाइटिस जैसा कि हेपेटाइटिस ए बी सी के केस में हेपेटिक जॉन्डिस होता है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस होता है, जो व्यक्ति अल्कोहल यूज करते हैं उसमें भी हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्रग टॉक्सिसिटी, एग्जाम्पल पैरासीटामोल ओवरडोज। अगर कोई व्यक्ति पैरासीटामोल का ज़्यादा सेवन करता है, लगातार सेवन करता है, तो उस केस में भी हेपेटिक जॉन्डिस हम लोग को देखने को मिलता है। ये अपना प्यारा सा लीवर है। तो पहला हम लोग देख लिए प्री हेपेटिक, मतलब लीवर सही था, लीवर के पास पहुंच ही नहीं रहा था, पहुंच भी रहा था तो ज़्यादा पहुंच रहा था। दूसरा देखिए हेपेटिक जॉन्डिस, और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब हमारा लीवर इसमें सही है। डिफिनीशन क्या बोलता है, डिफिनीशन बोलता है कि अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट सिस्टम, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बट कैन नॉट फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन। अब सुनो, अगर पहले का अगर सीन याद होगा तो आरबीसी स्प्लीन में टूटा, वो कन्वर्ट हो गया अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को लीवर कन्वर्ट कर दिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल के साथ मिल गया और ट्रांसपोर्ट हो गया गॉल ब्लैडर में, फिर गॉल ब्लैडर से चला गया ये इंटेस्टाइन में। तो गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में जाता है तो एक पाइप से जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन के बीच में जो पाइप है उसी पाइप में अगर ब्लॉकेज हो गया, देखो सब अपना काम सही से कर रहा था, आरबीसी जितना टूटना चाहिए था उतना ही टूटा, लीवर 100 यूनिट को कन्वर्ट कर सकता था, लीवर के पास 100 ही यूनिट आया, उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको गॉल ब्लैडर में भेज दिया। लेकिन गॉल ब्लैडर इसको इंटेस्टाइन भेजने में असक्षम है क्योंकि इसका जो पाइप था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट मतलब लीवर का जो काम था वो कर दिया है, उसके बाद कुछ गलती हो गया है। एक था प्री, लीवर के पहुंचने से पहले ही आरबीसी बहुत टूट रहा था, एक था एकदम फैक्ट्री वाला लीवर वाला डिस्फंक्शन, अब आ गया पोस्ट हेपेटिक, मतलब कि लीवर के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो डेफिनीशन क्या बोलता है, अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट सिस्टम, बाइल इज प्रोड्यूस बट कैन नॉट फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन। बाइल प्रोड्यूस होता है लेकिन वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है। हो सके जो गॉल ब्लैडर है, जो गॉल ब्लैडर का पाइप है उसी में कुछ ब्लॉकेज आ गया है तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसका इटियोलॉजी की बात करें तो कोलियोलिथेसिस, कोलियोलिथेसिस मतलब स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन अपना बाइल डक्ट होता है उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ डक्ट, या तो ऐसा कंडीशन हो गया है किसी कंडीशन के चलते अपना जो कॉमन बाइल डक्ट है वो क्या हो गया, पतला हो गया है। नॉर्मली ये था लेकिन किसी तरह से किसी कंडीशन के कारण पतला हो गया, तो इस केस में भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये दोनों रीजन है। तो पहला रीजन का है कौन सा है, कोलेलाइथेसिस, और दूसरा है स्ट्रिक्चर्स। तो स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ डक्ट्स। थोड़ा सा गला सूख गया था इसकी वैसा आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस क्लासिकल साइन। इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अच्छा इसमें हम लोग एक चीज़ छोड़ दिए थे, सॉरी। हेपेटिक जॉन्डिस में लैब फाइंडिंग क्या था, कैसे हम पता करें कि वो हेपेटिक जॉन्डिस है, तो इसमें हाई मिक्स्ड बिलीरुबिन देखने को मिलेगा, बोस्ट अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड। देखो पहले वाले में
जब प्री हेपेटिक था तो हाई अनकंजुगेटेड था। हेपेटिक वाले में दोनों का कंसंट्रेशन हाई होगा, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड का। अब पोस्ट का जो क्लासिकल सिग्नल है कैसे पता चलेगा? साइन है। सबसे पहला साइन आपकी क्ले कलर स्टूल। स्टूल का कलर क्या हो जाएगा? क्ले कलर, मिट्टी के जैसा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? नो बाइल रीचेज द इंटेस्टाइन। अगर किसी पेशेंट का जो स्टूल है, जो डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अगर उसका कलर मिट्टी की तरह हो जाता है तो इसका साइन क्या हमको शो कर रहा है कि जो बाइल जूस है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? डार्क यूरिन। एक तो हो गया क्ले कलर स्टूल, दूसरा क्या हो गया? डार्क यूरिन, और तीसरा क्या है? सीवियर प्रूराइटस। प्रूराइटस क्या होता है? इचिंग। जो दाद खाज खुजली होता है उसी को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? प्रूराइटस। तो इस केस में सेवियर प्रूराइटस कि मतलब कि किसी कोई व्यक्ति बोल रहा है आपको हमको बहुत खुजली हो रहा है, तो मतलब हम एक नज़र में उसको देख के कह सकते हैं कि भाई एक बार तू जॉन्डिस का चेकअप करवा ले, ठीक है। क्योंकि सीवियर प्रूराइटिस किसका साइन एंड सिम्टम है? पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का। देखो अगर तीनों जॉन्डिस के बारे में एक वर्ड में हम लोग समझें तो अगर ब्लड टूट रहा है ज़्यादा तो प्री हेपेटिक होगा, अगर लीवर खराब है तो हेपेटिक जॉन्डिस होगा, अगर रास्ता बंद है तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा। तो इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ जॉन्डिस कंप्लीट कर लिए। 3 टाइप है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें ज़्यादा ब्लड टूट रहा है। हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें लीवर का सेल अपना सही से काम नहीं कर रहा है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, कहीं पर ब्लॉकेज आ गया है डक्ट में, ठीक है। और तीनों में सच्चा में देखो कब प्री हेपेटिक जॉन्डिस कब बोलेंगे? जब हाई अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमको मिले। हेपेटिक जॉन्डिस कब बोलेंगे? जब दोनों का कंसंट्रेशन, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। और पोस्ट हेपेटिक के क्या बोलेंगे? या तो स्टोन बन गया है, या तो नैरो डक्ट हो गया है, या तो क्ले कलर स्टूल है, डार्क यूरिन है, या सामने वाले पेशेंट को खुजली हो रहा है, इचिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को देखकर डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम हो गए। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन देख लिए, फिर देखें कि हमारे बॉडी में नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, फिर नॉर्मल कंडीशन देखने के बाद हम लोग टाइप ऑफ जॉन्डिस देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम तो इसका फेमस है, सबको पता है। येलोइश स्किन इन जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जो हमारा जो वाइट वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा येलोइश नज़र आएगा। क्ले कलर स्टूल इन जॉन्डिस होगा और डार्क यूरिन देखने को मिलता है। ये 4 साइन एंड सिम्टम है। तो फिर वही को थ्योरी में लिखा हुआ है कि येलोइश स्किन एंड स्क्लेरा। नेक्स्ट है डार्क कलर यूरिन, मतलब कि एक्सेस बिलीरुबिन शो कर रहा है। क्ले कलर स्टूल। नेक्स्ट है प्रूराइटस। प्रूराइटस मतलब सीवियर इचिंग ड्यू टू बाइल साल्ट डिपोजिशन ऑन स्किन। जॉन्डिस के केस में स्किन के नीचे बाइल साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण इचिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोग प्रूराइटस भी बोलते हैं। और इसमें फैटिग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, और नॉजी जैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 साइन एंड सिम्टम पढ़े। सबसे पहला क्या है? येलोइश स्किन एंड स्क्लेरा। नेक्स्ट है डार्क कलर यूरिन। तीसरा है क्ले कलर स्टूल। चौथा है प्रूराइटस, और पांचवा है फैटिग, एनोरेक्सिया और नॉजिया। इस तरह से हम लोग क्लिनिकल इसका साइन सिम्टम भी देख लिए। तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग देखें, फिर देखें कैसे होता है, फिर देखें कितने टाइप का है, फिर देखें कि कौन कौन सा साइन सिम्टम हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो कैसे पता करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति में जॉन्डिस है कि नहीं। तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपने देखेंगे सामने वाले पेशेंट को, उसके स्क्लेरा को देखेंगे, एसएस स्क्लेरा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके आँख को देखेंगे, स्किन को देखेंगे, मुंह खुलवाकर उसको म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे। तो सबसे पहला हो गया डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें करेंगे एसएस स्क्लेरा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एलएफटी करवाएंगे। एलएफटी का फुल फॉर्म लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले चेक सीरम बिलीरुबिन, हमारे ब्लड के सीरम में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन कितना है। इसमें हम लोग टोटल बिलीरुबिन देखेंगे। फिर उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन था? कॉन्जुगेटेड को बोलते हैं डायरेक्ट, और अनकॉन्जुगेटेड को बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। तो एलएफटी में क्या चेक करेंगे? चेक सीरम बिलीरुबिन, और उसमें भी टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो जब कहीं देखोगे रिपोर्ट हॉस्पिटल में तो बोलेगा कि टोटल एलएफटी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सबका अलग अलग कॉलम रहेगा। जब मेडिसिन वार्ड में जाइएगा तो किसी का ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें आपको टोटल का अलग डाटा मिलेगा, डायरेक्ट का अलग मिलेगा, इनडायरेक्ट का अलग मिलेगा।
डायरेक्ट मतलब कॉन्जुगेटेड है, इनडायरेक्ट मतलब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है। अब फील आएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है उसको एलएफटी के अंदर ही SgO2 करवाएंगे और SgPt भी करवाएंगे। SgOT का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। देखो ये दोनों ऐसा वर्ड है जो सब बोलता है, SgO2 करवा लीजिए, SgPt करवा लीजिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछ दोगे इसे तो सामने वाला नहीं बता पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या है। SgO2 का फुल फॉर्म सेरन ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसेटिक ट्रांस एमिनेज। SgO2 का क्या फुल फॉर्म है, सेरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसेटिक ट्रांस एमिनेज। और SgPt का क्या फुल फॉर्म है, सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज। ये दोनों ध्यान में रखना है, इन दोनों के बारे में हम ग्रुप में पूछेंगे। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का फुल फॉर्म एकदम ध्यान में रखना। अरे LFT का तो ध्यान में होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट। SgO2 क्या है, सेरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसेटिक ट्रांसएमिनेज। और SgPt क्या है, सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। फिर सामने वाले पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लिए, LFT कर लिए, फिर अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेंगे कि टू डिटेक्ट गॉल स्टोन और लीवर इनमें। अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे क्या गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन बना है या लीवर में कुछ इन्फ्लामेशन है, ये सब हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। फिर यूरिन एनालिसिस, यूरिन का भी चेकअप करवा सकते हैं, देखेंगे कि यूरोब्लिनोजन इसमें कितना पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। अब हम लोग को पता चल गया, इतना चीज़ देखें तो सामने वाले पेशेंट में पता चल गया कि हाँ भैया इसको जॉन्डिस है। अब एज ए नर्स हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के साथ, वो वाला टॉपिक देखना है। तो सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को हम 4 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, दूसरा है डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या क्या करना है, तीसरा क्या क्या हमेशा ऑब्जर्व करना है, और चौथा पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में फॉर इचिंग प्रूराइटिस के लिए कीप स्किन क्लियर ड्राई, यूज ल्यूक वार्म वाटर, कट नेल शॉट टू प्रिवेंट इंजरी, और कैलामाइन लोशन। अगर व्यक्ति में इचिंग हो रहा है मतलब प्रूराइटिस है तो उसको उसके स्किन को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, ठीक है, साफ, और उस वहाँ पर मॉइस्चर ना रहे वैसा रखना है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, ल्यूक गर्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी से उसका शरीर को साफ करेंगे। सामने वाला पेशेंट को नेल कट करना है, क्योंकि जब इचिंग होगा तो अपने शरीर को वो खुजलाएगा, जब खुजलाएगा तो इंजरी, अगर उसका नेल बड़ा रहेगा तो इंजरी होने का चांस है, इसीलिए उसके नेल्स को कट करते रहना है टू प्रिवेंट इंजरी। और कैलामाइन का और लोशन लगाना है ज़्यादा खुजली हो रहा है तो। नेक्स्ट है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी पेशेंट को बताएंगे क्या क्या खाना है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और विटामिन सप्लीमेंट देना है। हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस, बनाना, बीन, ये सब हो गया। लो फैट मतलब ग्रीन वेजिटेबल, आलमंड, ये सब। और विटामिन सप्लीमेंट में कौन कौन देते हैं, ADAK, ठीक है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब देखना है, अब तीसरा है ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व करना है, तो मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, कितना वो व्यक्ति खा रहा है, कितना व्यक्ति का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है, इसका हम लोग को चार्ट बनाना है। तो मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट, डेली उसका वेट का चार्ट बनाना है कि इसका वेट में कमी आ रहा है, बढ़ोतरी आ रहा है, ये सब। एंड कलर ऑफ स्टूल एंड यूरिन, और पेशेंट के स्टूल और यूरिन को भी टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, डेली वेट एंड कलर ऑफ स्टूल यूरिन। चौथा है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को बताना है कि एवॉइड अल्कोहल और एवॉइड एक्सेस पैरासीटामोल। आपको एक्सेस पैरासीटामोल नहीं लेना है और दवा खाना है, दारू नहीं लेना है, ठीक है। दवा दारू से दूरी नहीं, दवा खाइए, दारू से दूरी बनाइए। तो इस तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट में भी 4 पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट था जॉन्डिस वाला, आई होप समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर ठीक है।